नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के सर्वे के नए आंकड़े सामने आ चुके हैं और एक नहीं बल्कि 5 बड़ी एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के लिए नया सर्वे जारी कर दिया है। इसके हिसाब से किसको कितनी बढ़त दिखाई दे रही है, आखिर 403 सीटों के लिए किसको बहुमत का आंकड़ा मिलने वाला है, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुख्य चुनाव आयोग 30 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, ये माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि 4 जनवरी को 2017 विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ था और जो बड़ी खबर निकल कर आ रही कि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। और ये माना जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 5 से 6 चरणों में चुनाव होने की संभावना लगा जा रही है और 2017 में तो 7 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं 1 या 2 चरणों की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में हलचल तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या माहौल, किस पार्टी को नए जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, इसमें किसको कितनी बढ़त दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी हलचल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस हो या फिर मायावती जी हो, सभी अपने अपनी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर मथुरा दौरा हो या फिर वाराणसी का दौरा, इसके अलावा अगर बात करें जिस कार से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस कार से यहाँ पर कह सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, यहाँ पर जयवर एयरपोर्ट हो, यहाँ पर कह सकते हैं गंगा एक्सप्रेस वे हो, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए मोदी सरकार की रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में बीजेपी काम करना शुरू कर चुकी है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में अमित शाह भी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बड़ी टीम उत्तर प्रदेश चुनाव में मानी जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही 2024 का रास्ता मिलने वाला है। इस कारण बीजेपी पूरा दम उत्तर प्रदेश चुनाव में लगा रही है। इसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वो अपना एक नाम बना पाएंगे कि लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने का खिताब वो अपने नाम करने वाले हैं? इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े बनेंगे। लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि 2022 में 22 खेल की संतुलन जो है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है, जिस कार के यहाँ पर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं और जिस कार से यहाँ पर जो है अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर जो जन समर्थन देखने को मिला है, उसके बाद क्या 2022 में 22 खेल की संतुलन बनने वाला है, आखिर कितनी सीटों के साथ वो वापसी कर सकते हैं, इसको लेकर नया ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है। तो इसके लिए अखिलेश यादव ने रणनीति के तहत काम करना शुरू किया है और छोटे दलों के साथ गठबंधन वो कर चुके हैं और कई बड़े और यहाँ पर नेता हो या फिर छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ गठबंधन करने के लिए वो लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए क्या रणनीति बन सकती है, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और अंत में 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी आपको देने वाले हैं। आखिर आज चुनाव तो किसकी बनने वाली सरकार, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए आखिर किस पॉपुलेशन की कितनी यहाँ पर प्रतिशत है। बात करें तो ओबीसी के लिए तो ओबीसी करीब यहाँ पर 40% जो है यहाँ पर पॉपुलेशन आ जाती है, जबकि यहाँ पर दलित वोट बैंक की बात करें तो करीब 20% है और ट्राइबल कास्ट करीब यहाँ पर 0.10 है, जबकि फॉरवर्ड कास्ट सामान्य कास्ट जो है वो 23%, यानी 20 से 23% इनकी जो है यहाँ पर पॉपुलेशन है। इसके अलावा मुस्लिम जो यहाँ पर पॉपुलेशन है उसमें 19% है। तो क्या मुस्लिम इस बार किसके पक्ष में जाने वाले हैं, इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले के यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए अगर बात करें तो करीब 20 से 23% आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पर ब्राह्मण, ठाकुर और राजपूत एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बार ब्राह्मण वोट बैंक किस तरफ जाने वाला है, इसको भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। इसमें अगर बात करें हिंदू की तो करीब यहाँ पर 43 से 45% ऐसे हिंदू हैं जो केवल ओबीसी वर्ग से आ जाते हैं। उसमें अगर बात करें यादव वोट का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें करीब 8 से 9% आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कुर्मी करीब 3 से 4% हैं, लोधी अगर बात करें रोधी राजपूत 4% हैं, जाट 2 से 3% आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर बात करें राजभर और यहाँ पर बात करें 2 से 3% कुशवाहा और अन्य जो ओबीसी वर्ग आ जाते हैं वो एक अच्छा खासा इफेक्ट उत्तर प्रदेश चुनाव में डालते हैं। लेकिन इस बार कुछ नया आंकड़ा बन रहा है, इसको लेकर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें 2017 विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने यहाँ पर 58 जो विधायक थे वो एमएलए ब्राह्मण चेहरे चुनकर आए, जिस कारण बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। तो इस बार क्या ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी की तरफ जाने वाला है? लेकिन हाल ही में जो खबर निकल कर आई है कि ब्राह्मण बड़े बड़े दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर गए हैं।
ऐसे में बड़ा झटका बीजेपी और समाजवादी पार्टी को यहां पर फायदा हुआ है। बीएसपी के भी कुछ बड़े दिग्गज नेता एमएलए हैं, वो समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण चेहरे यहां पर चले गए, तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। जबकि ओबीसी वर्ग की बात करें तो ओबीसी वर्ग के दम पर बीजेपी ने 2017 में अपनी सरकार बनाई थी और उसमें करीब 101 विधायक ऐसे थे जो केवल ओबीसी वर्ग से जीतकर आए थे, यानी बड़ी जीत की तरफ बीजेपी अगर बढ़ी थी तो उसके पीछे का कारण था ओबीसी वर्ग। तो उस ओबीसी वर्ग का क्या आंकड़ा बन सकता है इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन बात कर लेते हैं एसटी और एसटी के लिए क्या कुछ आंकड़े बनने वाले हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जिस कार से करीब 21% इनका ऐसा पॉपुलेशन है, उसमें अगर महत्वपूर्ण वोट बैंक की बात करें तो यहाँ पर जाटव और यहाँ पर कह सकते करीब 56% हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं अन्य वर्ग, तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ पर जो है दलित वोट बैंक भी आ जाता है। तो इस दम पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। जबकि मुस्लिम आबादी की बात करें 19% जो यहाँ पर पॉपुलेशन मुस्लिम समुदाय की है वो किस तरफ जाने वाली है, इसके आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अजहरुद्दीन ओबीसी भी चुनावी मैदान में है, जबकि 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इनका समर्थन मिलता रहा है। तो क्या यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, आखिर किसको कितना नुकसान दे सकते हैं अजहरुद्दीन ओबीसी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान दे सकते हैं, आखिर गठबंधन किसके साथ हो सकता है, कांग्रेस भी अकेले दम पर चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी और तो क्या उतना इफेक्ट डाल सकते हैं समाजवादी पार्टी को। लेकिन इसके अलावा अगर माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना भी उत्तर प्रदेश चुनावी मैदान में उतर सकती है, तो शिवसेना अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो बीजेपी को कितना नुकसान दे सकती है, ये सभी बड़े आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। हार जीत का फैसला करती है, तो अजहरुद्दीन ओबीसी कहीं ना कहीं इसमें सेंध लगाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 143 सीटों पर असर डाला और अजहरुद्दीन ओबीसी ने, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा किसे होगा, इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को हो सकता है। अब देखिए कुछ बड़े सवाल हैं जो कि हर किसी के मन में है कि मोदी के वाराणसी दौरे से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा या नहीं। हाँ कहने वाले हैं 57%, जबकि 43% इसके नाव के तौर पर जवाब देते हैं। कृषि कानून जो है उसको लेकर जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे वो वापस हो चुके हैं और कहीं ना कहीं किसान भी अब घर वापसी कर चुके हैं। तो राकेश टिकैत के धरना खत्म करने से फायदा किसे होने वाला है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में अगर उनको बात करें तो करीब बीजेपी को फायदा कहने वाले हैं 55%, जबकि 45% इसके विपक्ष में रहे कि फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत भी अब यूपी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को कितना हो सकता है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 120 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधे तौर पर किसान जो हार और जीत का फैसला करते हैं। और इसमें अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और बीजेपी को अगर 2017 में सरकार बनी है उसके पीछे का कारण था कि किसानों का समर्थन बीजेपी को सीधे तौर पर मिलता रहा है। अब क्या होने वाला है, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन सकता है, क्योंकि अगर बात करें 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर और 23 दिसंबर के अनुसार ध्रुवीकरण को लेकर अभी भी लोग 17% का मुद्दा मान रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जिस कार का माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, एक पार्टी से निकलकर दूसरा नेता दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है और कहीं ना कहीं अपना अपना वोट बैंक है, उसमें ध्रुवीकरण होने वाला, उसमें सेंध लगाने का काम हर एक पार्टी यहां पर पूरे जोर से लगा रही है। तो इसमें उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए ध्रुवीकरण का मुद्दा एक 17% है, 23 दिसंबर के आंकड़े हैं। जबकि किसान आंदोलन को लेकर जो है लोग अभी भी 24% लोग ये मान रहे हैं कि किसान आंदोलन एक मुद्दा है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार जो किसान कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अंत में ये आंदोलन जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन किसानों की अभी भी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। ऐसे में क्या किसान दोबारा से यहाँ पर आंदोलन करेंगे या फिर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरकर सीधे तौर पर जनता उनको यहाँ पर समर्थन देगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कोरोना भी अभी भी जो है 16% लोग इसको मुद्दा मान रहे हैं कि कोरोना वक्त में जो सरकार के कामकाज रहे थे, जो सरकार जिस तरह से यहाँ पर लोगों को फायदा मिला है या फिर लोगों को जो है यहाँ पर जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए सरकार के द्वारा वो नहीं मिला है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से लोग इसको कोरोना को अभी भी 16% मुद्दा मान रहे हैं, जबकि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं 16% तक पहुंच गई है। 14% थी यहाँ पर
14 दिसंबर को, और इससे बढ़कर अब जो यहाँ पर नए आंकड़े आए उसमें 16% कानून व्यवस्था को लेकर लगातार लोग सवाल पूछते नजर आए हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार से। जबकि सरकार के काम को लेकर 10% लोग मान रहे हैं कि सरकार का जो काम है वो उस पर एक मुद्दा बन सकता है कि सरकार ने क्या क्या किया है और चुनाव के एन वक्त वो क्या क्या कर रही है, जिस प्रकार का कामकाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके लिए अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए बुंदेलखंड रीजन के आंकड़ों पर गौर करेंगे, इसके बाद चारों रीजन के आंकड़े और उसके बाद 5 बड़ी एजेंसियों के जो आंकड़े नए निकल कर आए उसमें क्या कुछ उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। तो शुरुआत करते हैं बुंदेलखंड के लिए 19 सीटों पर जो वोट शेयर है उसमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। बीजेपी 41% है, जो नवंबर का सर्वे था वो दिसंबर का सर्वे में 41% पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में 1% का इजाफा हुआ है। तो इजाफा हुआ है तो सीटों में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड की 19 सीटों पर अगर बात करें तो बीजेपी को करीब 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को यहां पर 2 से 6 सीटें और बीएसपी को 0 से 3 सीटें। हैरान करने वाली बात यह रही थी कि 2017 विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की 19 सीटों पर जो है बीजेपी ने सभी 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा को करीब 40% वोट शेयर जाने की संभावना लगाई जा रही है। समाजवादी पार्टी को 36% वोट शेयर, यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, केवल 4% का अंतर दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले वक्त में ये जो वोट शेयर है उसमें जो अंतर है उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी या फिर ये अंतर और बढ़ने वाला है। जबकि बसपा की बात करें तो 12% वोट शेयर, कांग्रेस को 7% और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर नए आंकड़ों के हिसाब से जाने की संभावना लगाई जा रही है। अब पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों के लिए जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आखिर किसे कितनी सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही पूर्वांचल रीजन को लेकर। 2017 में तो बीजेपी ने 100 सीटें हासिल की थी, लेकिन अब आंकड़े कह रहे हैं जो ताजा सर्वे सी वोटर ने जारी किया है 61 से 65 सीटें बीजेपी को जाने की संभावना लगाई जा रही है, यानी करीब 35 से 40 सीटों का नुकसान पूर्वांचल में बीजेपी को हो सकता है सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से। जबकि समाजवादी पार्टी को 14 सीटें 2017 में, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि 51 से 55 सीटें, यानी करीब यहां पर 40 सीटों प्लस समाजवादी पार्टी को हो सकती हैं। जबकि बीएसपी को 4 से 8 सीटें सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं, जबकि 10 सीटें बीएसपी को मिली थी, यानी कुछ सीटों को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को यहां पर 2 से 6 सीटें सर्वे के आंकड़े हैं, जबकि 2 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिली थी। अन्य खाते में 4 सीटें यहां पर 2017 में, और सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 2 से 6 सीटें यहां पर अन्य के खाते में पूर्वांचल रीजन की 130 सीटों पर जाने की संभावना लगाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण रीजन पश्चिमी यूपी जाता नजर आ रहा है। अगर वोट शेयर की बात करें तो करीब 40% वोट शेयर बीजेपी को, 33% वोट शेयर यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए। बीएसपी की बात करें तो यहां पर 16% वोट शेयर और कांग्रेस के लिए 7%, अन्य खाते में 4% वोट शेयर जाने की संभावना पश्चिमी यूपी पर लगाई जा रही है। और पश्चिमी यूपी के अगर आंकड़ों पर गौर करें, सीटों की अगर यहां पर तुलना करें 2017 के मुकाबले 2022 के लिए जो आंकड़े जारी किए हैं ओपिनियन पोल के, उसमें अगर देखें बीजेपी ने 2017 में 109 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि आंकड़े कह रहे हैं बीजेपी के लिए 65 से 69 सीटों पर बीजेपी आ सकती है, यानी यहां पर भी बीजेपी को करीब 35 से 40 सीटों का नुकसान हो सकता है 2017 के मुकाबले। जबकि समाजवादी पार्टी को 21 सीटें यहां से मिली थी 2017 में, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि 58 से 62 सीटें, यानी बीजेपी को नुकसान है। समाजवादी पार्टी को करीब 40 से 42 सीटों का सीधे तौर पर फायदा होता नजर आ रहा है। जबकि बीएसपी को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं, और यहां पर 2017 में केवल 3 सीटें मिली थी। कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें मिली थी, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि 0 से 4 सीटें, अन्य को 1 सीट मिली थी, और अन्य के लिए सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 0 से 2 सीटों पर अन्य पहुंच सकता है, जो यहां पर सी वोटर ने पश्चिमी यूपी के आंकड़े जारी किए हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवध रीजन के लिए। अवध काफी महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जो सी वोटर ने आंकड़े जारी किए हैं उसमें किस प्रकार का माहौल बनता नजर आ रहा है। अवध रीजन में किसे कितना वोट शेयर, बीजेपी को 43% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 31% वोट शेयर, यानी अंतर दिखाई देता है वोट शेयर में। तो क्या सीटों में इजाफा और कमी देखने को मिल सकती है। बीएसपी को 10% वोट शेयर, कांग्रेस को 9% और अदर के लिए 7% वोट शेयर अवध की 118 विधानसभा सीटों को लेकर लगाया जा रहा है। अगर अवध रीजन की तुलना 2017 के आंकड़ों पर गौर करें तो फिर क्या कुछ आंकड़ा था। देखिए बीजेपी ने यहाँ पर 97 सीटें हासिल की थी, लेकिन अवध रीजन में अब जो सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 72 से 76 सीटों पर बीजेपी पहुंच सकती है, यानी यहां पर भी बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है। करीब यहां पर 15 से 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। जबकि समाजवादी पार्टी को 12 सीटें 2017 में, लेकिन अब ताजा सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 38 से 42 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच सकती है।
यानी यहां पर भी जो है समाजवादी पार्टी को करीब 32 से 35 विधानसभा सीटों का इजाफा हो सकता है। जबकि बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को करीब 2 से 6 सीटें सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें, अन्य की बात करें तो अन्य को 0 से 2 सीटें खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में 4 रीजनों पर जो आंकड़े हैं, हालांकि सभी रीजन पर बीजेपी भारी नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ज्यादा पीछे नजर नहीं आ रही है, जो चारों रीजन के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लिए चारों रीजन के बाद अगर वोट शेयर की तुलना की जाए तो क्या आंकड़ा बन सकता है और सभी 403 सीटों पर किसे कितनी सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही हैं। 2017 के मुकाबले बीजेपी को 325 सीटें, लेकिन अब सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 212 से 224 सीटों पर बीजेपी दिसंबर के सर्वे में आती नजर आ रही है। यानी बीजेपी को जमकर नुकसान है, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से। जबकि समाजवादी पार्टी को 48 सीटें, लेकिन 151 से 163 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच सकती है। यानी बहुमत से करीब यहां पर 35 से 40 सीटें ही समाजवादी पार्टी पीछे नजर आ रही है। जबकि बीएसपी की बात करें तो बीएसपी, कांग्रेस और अन्य को काफी मेहनत करनी होगी, तब जाकर उत्तर प्रदेश में जो बहुमत का आंकड़ा 202 सीटें हैं उसके पार जाने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन ये तो सी वोटर के आंकड़े हैं, अन्य कंपनियों ने भी अपने जो है सर्वे जारी किए थे। इसमें अगर बात करें तो रिपब्लिक भारत के हिसाब से उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को एक तरफा सरकार बनाने के आंकड़े दिखाए थे। 278 से 288 सीटें बीजेपी को 43% वोट शेयर के हिसाब से, और यहां पर समाजवादी पार्टी को 57 से 67 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था। जबकि बीएसपी को 22 से 32 सीटें, कांग्रेस को 4 से 14 सीटें, अदर के लिए 0 से 11 सीटें मिलने का अनुमान रिपब्लिक भारत ने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए लगाया था। यानी उत्तर प्रदेश में इस हिसाब से, इस एजेंसी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की वापसी होने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो पर्यटक वोटर के हिसाब से 241 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 123 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए, बहुजन समाजवादी पार्टी को 21 सीटें, कांग्रेस को 7, अन्य के खाते में 11 सीटें। जबकि टाइम्स नाउ पोल स्टार के हिसाब से 242 सीटें बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी के लिए, जबकि 122 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए, 30 विधानसभा सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी, 7 सीटें कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान टाइम्स नाउ ने लगाया था। लोक पोल के हिसाब से 183 सीटें भारतीय जनता पार्टी, यानी इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के आंकड़े से पीछे नजर आ रही है। जबकि 159 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के लिए, 19 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को 27 सीटें, अन्य के खाते में 15 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया था। जबकि यहां पर बात करें डीवी लाइव ने 151 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, 199 सीट समाजवादी पार्टी के लिए, जबकि यहां पर 16 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए और 28 सीटें कांग्रेस और 9 सीटें यहां पर अदर पार्टी के लिए लगाए थे। यानी करीब 2 से 3 ऐसी भी एजेंसियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के आंकड़े तक नहीं दिखा रहे हैं, जो आंकड़े निकल कर आए हैं। लेकिन एवरेज आंकड़ों पर गौर करें, यानी एवरेज सभी जो यहां पर एजेंसी हैं उनके एवरेज आंकड़ों पर गौर करें तो फिर भारतीय जनता पार्टी 207 विधानसभा सीटों पर जीतती नजर आ रही है, यानी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रही है। जबकि समाजवादी पार्टी 152 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 21 सीटें, कांग्रेस को 15 और अन्य के खाते में 8 विधानसभा सीटें का जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी एवरेज आंकड़ों पर गौर करें और बड़ी बड़ी एजेंसियों के आंकड़ों पर गौर करें तो फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बरकरार रह सकती है। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। ये तो दावा बीजेपी कर रही है कि 300 प्लस वो करने वाले हैं, लेकिन इससे तो काफी पीछे नजर आ रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी क्या 2022 में बाईसाइकिल का संतुलन बनाकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में वापसी करने वाली है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए। आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली सरकार। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।